बुक अपनी स्टार्ट करते हैं, वो बुक आपकी जो है बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बुक टोटली जो आपकी बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड है। बिजनेस में वातावरण कैसा होता है उसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों ही देखते चलते हैं। मीन्स विद इन कंपनी कैसा आप व्यवहार कर रहे हैं, कंपनी में विद इन कंपनी कैसा काम चल रहा है, कैसा फ्रेमवर्क है, किस चीज पे आप काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल कंपनी के बाहर की ऐसी कौन कौन सी ताकतें हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वो सब कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट में चेक किया जाएगा। उसी बेस पे आपका सबसे पहला टॉपिक आ रहा है इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट। इंडिया में बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है, मीन्स इंडिया में जो बिजनेस चलते हैं वो किस प्रकार के चल रहे हैं, उस बेस पे आपको टॉपिक बनाया गया है। इस टॉपिक में सबसे पहले हमारे पास बोला कि बिजनेस इन्वायरमेंट का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा। सबसे बड़ा आपको क्वेश्चन 10 नंबर आता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। 3 प्रकार का इन्वायरमेंट देखा जाएगा, इंटरनल, मैक्रो, माइक्रो इन्वायरमेंट। इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होगा कंपनी का, इंटरनल डिपार्टमेंट। इंटरनल डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें देखी जाएंगी, सबसे पहले कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। कंपनी में काम करने का तरीका कैसा है, लोगों का बिहेवियर नॉर्म्स कैसे हैं, किस तरह से लोग काम के ऊपर बिहेव करते दिखाते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल डिपार्टमेंट। दूसरा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव क्या सेटअप किए गए हैं, कंपनी किस बेस पे काम कर रही है, क्या उनसे गोल है, उनको कैसे अचीव कर रही है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। कंपनी में मैनेजमेंट किस प्रकार की है, मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन है। मैनेजमेंट में काफी प्रकार के आते हैं, जैसे टॉप सीईओ, उसके मैनेजर 1, मैनेजर 2, कई बार होता है कि टॉप सीईओ, डिपार्टमेंट के मैनेजर अलग अलग होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या काम कौन कौन से मैनेजर कर रहे हैं, वो चीज भी क्लियर होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज। मैंने कंपनी के इंटरनल डिपार्टमेंट में एचआर डिपार्टमेंट कैसा है, उसमें कौन कौन से काम है, एचआर डिपार्टमेंट है तो कितने मेंबर्स में काम कर रहे हैं, कौन बंदा क्या क्या रिपोर्टिंग सिस्टम में काम कर रहा है, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तब जाके कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट का पता चलता है, क्योंकि जब हमें ये चीजें क्लियर होंगी तभी कंपनी के अंदरूनी बात पता लगेगा कि कंपनी के अंदर में एक्चुअली क्या काम हो रहे हैं, लोगों के बिहेव कैसे हैं, लोग कैसे काम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है कि मैक्रो इन्वायरमेंट, जिसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बोल देते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा कि कंपनी के बाहर का इन्वायरमेंट। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी के बाहर से भी देखी जाती हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जब कोई बिजनेस चल रहा है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट किस प्रकार की चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जब कभी नई गवर्नमेंट आती है तो अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेती हैं, नई पॉलिसीज बना लेती हैं बिजनेस के लिए, तो वो चीजें भी अभी चेक की जाती हैं। उसके बाद रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क। बिजनेस के चलाने के लिए कौन कौन से लाइसेंस सिस्टम में कंपनीज को जाना पड़ता है, कौन कौन से लाइसेंस अथॉरिटी से मिलना पड़ता है, कौन कौन से टैक्स पे करने पड़ते हैं, ये कुछ भी बिजनेस में सब कुछ चेक किया जाता है। क्योंकि मान लो इनमें चेंजेस आते हैं तो बिजनेस के ऊपर भी चेंजेस आ जाते हैं। फिर आता है कि थर्ड डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हो गया कि मार्केट जो कंपनी चल रही है वो मार्केटिंग मिक्स में काम कर रही है, सिंगल प्रोडक्ट में काम कर रही है, उस चीज को इन्वायरमेंट भी देखा जाता है। क्योंकि किस एरिया में कंपनी चल रही, बिजनेस चल रहा है, उस एरिया के लोग उसको कैसे प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस चीज को भी चेक करते हैं। सोशल कल्चर। सोशल कल्चर का मतलब हो गया कि जहां पर आपका बिजनेस चल रहा है वहां के लोगों की सोच कैसी है, लोगों के बिलीव्स कैसे हैं, लोग कंपनी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, अगर जानते हैं तो कंपनी को कैसे रिकॉग्नाइज करवाते हैं सब लोगों को, उन चीजों के बारे में चेकअप किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल। किस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज के टाइम में चल रही है, ये भी मार्केट में चेक किया जाता है। जब भी बिजनेस के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की जाएगी तो टेक्नोलॉजी लेवल भी देखा जाएगा। टेक्नोलॉजी लेवल में अगर भी आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस आया है तो हम बिजनेस चेंज करने के काबिल है या नहीं है, उसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ये चीज भी चेक की जाएगी। लास्ट 6 आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट। जब आपका इंडियन बिजनेस चल रहा है तो ग्लोबल इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है, लोग आपके बिजनेस को पसंद कर रहे हैं या बाहर के लोगों के प्रोडक्ट जो बन के आ रहे हैं उनको पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी उनकी तरह बनना जरूरी हो जाता है। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट भी चेंजेस हमेशा बिजनेस को अफेक्ट करते ही करते हैं। क्योंकि मान लो कोई नया प्रोडक्ट बाहर से लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं तो आपको भी वैसे ही प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों की सोच की तरफ चेंज होना पड़ता है। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो बिजनेस डाउन हो जाते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मार्केट में हम बोले इकोनॉमी लेवल पे जब देखते हैं एक्सटर्नल में, हमें हमारी इकोनॉमी की जीडीपी लेवल को भी देखना होता है। अगर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी लेवल डाउन हो रही है तो हम बिजनेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या प्रभाव आने पड़ते हैं, गवर्नमेंट प्रेशर डालने स्टार्ट कर देती है कि आप लोग ये करो, टैक्स बर्डन फिगर बढ़ जाते हैं। तो बिजनेस को जीडीपी लेवल को भी मेंटेन रखना जरूरी होता है कि अपनी प्रोडक्शन में कमी ना आए, हमें अपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करने पड़े तो नेशनल लेवल पे वो चेंजेस हम लोग करते चले जाएं, ताकि प्रोडक्शन डाउन होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर नहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं।
फिर आता है नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज। नेशनल कम्पिटिटिव मीन्स हम कंपटीशन लेवल में बने रहें। बिजनेस एनवायरमेंट में ये भी चीज़ देखी जाती है। अगर कोई कंपनी अपने ही बेस पे काम करती थी, मोनोपोली फर्म हो या फिर ओलिगोपोली हो, उनका कुछ होता नहीं है, डिमांड करके है। लेकिन मोस्टली कंपनीज आजकल हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उनको आपस में कंपटीशन लेवल में बने रहने के लिए भी देखना होता है कि मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, कौन से लोग किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। हम भी उस तरह का प्रोडक्ट बनाएं ताकि कंपटीशन लेवल में बने रहें, उसका बेनिफिट हम लोग लेते रहें। अगर कंपटीशन में होंगे नहीं तो या तो यही होगा कि आपका प्रॉफिट लेवल बहुत ज़्यादा है, नहीं तो कंडीशंस क्या होती है कि आप प्रॉफिट कमा ही नहीं पाते हैं, आपको कम कीमत पे सामान बेचने पड़ते हैं। तो उस लेवल को अडॉप्ट करने के लिए भी हमें इन्वायरमेंट में ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि नेशनल बेस पे क्या काम चल रहा है, उसको भी देखना होगा। इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, हमने इंटरनल बेस पे देख लिए, एक्सटर्नल बेस पे देख लिए। एक आपके पास इन्वायरमेंट होता है कि माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, कंपटीशन लेवल बेस पे देखते हैं। कंपटीशन का एडवांटेज लेने के लिए आप मान लो जिस एरिया में आप हैं, आपकी कंपनी जहाँ पर है उस एरिया में आपकी जैसे कंपनी कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उन चीज़ों को भी कंपनी को चेक करना पड़ता है। माइक्रो इन्वायरमेंट में कंपनी को कुछ चीज़ों का डर होता है। इंपॉर्टेंस हम इन्वायरमेंट के बाद में देखते हैं, क्योंकि एक चार पॉइंट क्लियर कर लें। माइक्रो इन्वायरमेंट जब भी कंपनी देखती है, चाहे वो 5 फोर्सेस होती हैं, 5 फोर्सेस होती हैं कंपटीशन करने के लिए कंपनी को, उन चीज़ों का डर ऑलवेज कंपनी को रहता है। सबसे पहले थ्रेट ऑफ कंपटीटर, कंपनी के कंपटीटर कौन से हैं, ऑलवेज कंपनी को इस चीज़ की नॉलेज रखनी पड़ती है। मान लो आपकी कंपनी यहाँ पर लुधियाना में, लुधियाना एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो लुधियाना एरिया में उनको माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया, तो सबसे पहले कंपनी को हमेशा डर रहता है कि उनके कंपटीटर कौन कौन से हैं। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज कौन कौन सी हैं, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, किस प्रकार का वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये चीज़ देखनी होगी। दूसरा, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स। थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स का मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के सब्सिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन से चल रहे हैं, क्योंकि फायदा भी लोग सब्सिट्यूट की तरफ चलने लग गए तो हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है। हमें अपने प्रोडक्ट में ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने चाहिए, प्लस सब्सिट्यूट की नॉलेज रखनी चाहिए। अगर हमारी कम प्रोडक्ट कोई सब्सिट्यूट है तो हम उसमें कोई डिफरेंसेस दिखा सकें जब भी अपना प्रोडक्ट सेल करें, तो ये कंपनी का ऑलवेज लेके चलते हैं। ये भी इन्वायरमेंट में कंपनीज को इफेक्ट होता है। उसके बाद थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। न्यू एंट्रेंस का मतलब है कि मार्केट में अगर जो कंपनी हमारी चल रही है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, नई कोई कंपनी आ गई, वो सेम प्रोडक्ट लेके आ गई, तो कंपनी को ऑलवेज रहता है वो कितनी कीमत रखेंगे, किस तरह का प्रोडक्ट लेके आएंगे, बाहर हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कोई चेंज ना हो जाए, तो वो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर आता है थ्रेट ऑफ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। जिन सप्लायर से हम लोग सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अगर उन्होंने बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी, कई बार ऐसा कुछ होता है कि मान लो मार्केट में नई कंपनी आ गई या फिर किसी सप्लायर से, कोई 1-2 सप्लायर्स ही हैं जो मार्केट में सिर्फ सामान बेचते हैं, सिर्फ हमारी कंपनी से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को तो भी सामान लोग इन कंपनी को कहीं से मिलता नहीं, तो वो भी बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो हमें भी लॉस झेलना पड़ सकता है। तो कंपनी से ऑलवेज कोशिश करते हैं कि जिन लोगों से सामान मंगवाते हैं, किसी एक पर्सन से सामान नहीं मंगवाते, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, ताकि कभी भी बार्गेनिंग मार्केट में ना आए। उसके बाद आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स। जो लोग हमसे सामान खरीदते हैं, कहीं उनमें बार्गेनिंग ना स्टार्ट हो जाए। तो ऑलवेज कंपनी जैसे सोच के चलती है कि मान लो मैं एग्जांपल बोलूंगी, कंपनी जब प्रोडक्ट बेचेगी, कोई एक बंदा नहीं होता, उनका डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक जगह पे सामान जा रहा है, वही बेचेगा। कंपनी के अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, अलग अलग जगह में सामान पहुंचाते रहेंगे, वो टारगेट बेस पे काम करवाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं कि आप टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको इतनी कॉस्ट लगेगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, भी बाकी पर्सन को कम कॉस्ट लग रही है, हमें ज्यादा लगे, तो बेस पे एक ही जगह में काम कर देते हैं। अगर मान लो कंपनी का 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग ही आपका सामान बेचते हैं, हमें तो इतनी कीमत पे चाहिए, तो वहाँ पे बार्गेनिंग स्टार्ट हो सकती है। तो कंपनी को ऑलवेज यही रहता है कि बार्गेनिंग पावर जैसे सप्लायर की है तो बायर की भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कंपनी को लॉस हो सकते हैं। जब हम माइक्रो एनवायरमेंट की बात करते हैं तो कंपनी को इन चीज़ों के साथ भी डील करना पड़ता है। फिर आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को आप जब चेक करते हो तो उसके हमें बेनिफिट क्या होते हैं, या इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट की, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट इज कम्प्लेक्स। इन्वायरमेंट क्या है, कम्प्लेक्स है। ओपन माइंड हम बोल सकते हैं कि ओपन एक प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीजें, कल्चरल वैल्यू, बिलीव्स, बिहेव, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं, जिनके बारे में कंपनीज को इसमें डील करना पड़ता है। इन्वायरमेंट इज डायनेमिक। इन्वायरमेंट कोई स्टैटिक नहीं है, भी एक बार जो आज चेंज हो गया वैसे रहेगा, डायनेमिक है। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आएंगे, इन्वायरमेंट वैसे वैसे चेंज होता चला जाता है। इन्वायरमेंट इज मल्टी फैक्टेड। मल्टी फैक्टेड मतलब कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग फैक्ट होते हैं।
हम बोले कि सबके ऊपर एक ही इफेक्ट चलेगा, भी मान लो इस कंपनी में कुछ चेंजेस आए, हमारी कंपनी में वैसे चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। अलग अलग कंपनीज के ऊपर अलग अलग इफेक्ट भी पड़ सकते हैं मार्केट के बेस पे। इन्वायरमेंट हैज ए फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट का हमेशा जो इम्पैक्ट होता है वो फार रीचिंग होता है। मीन्स आज जो आप चीजें लेके चलेंगे उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली नहीं पता लगेगा कि बेनिफिट हुआ है नुकसान हुआ, आगे जाके पता लगता है थोड़ा टाइम बाद। ये भी नहीं कि 1-2 महीने बाद, काफी टाइम लग जाता है कई बार इम्पैक्ट पड़ने में। मान लीजिए आप अपने आज इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट को आपने चेंजेस कर दिया, मैनेजमेंट को आपको नेक्स्ट डे से रिजल्ट बेटर नहीं मिलने लगते एक्चुअल में। जब हम कंपैरिजन करते हैं रिजल्ट्स की 1 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद, तब जाके आपको लगता है एक्चुअल में हम लोग कितना प्रोग्रेस में गए हैं या कितना डाउन में गए हैं, फिर उस चीज के बारे में पता चलता है। इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ट्रेंड ऑफन डिफरेंट सिग्निफिकेंट फ्रॉम डिफरेंट फर्म विद इन दी नोट्स फ्रॉम सेम इंडस्ट्रीज। अगर एक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में से मतलब कपड़ा उद्योग, उसमें बहुत सारी फर्म्स हैं, सभी कंपनी में इन्वायरमेंट का क्या क्या चेंजेस आए वो सबका अलग अलग है। किस कंपनी ने कितना प्रॉफिट बढ़ाया, वो सब कंपनी एक लेवल में नहीं चलती हैं, सबका अलग अलग रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट मल्टी फैक्टरीज होता है, सब कंपनी के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। जनरल इन्वायरमेंट यूजुअली होल्ड द अपॉर्चुनिटीज फॉर थ्रेट्स एक्सपेंशन। इन्वायरमेंट में हम जनरली बात करें जहां पर अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, थ्रेट भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको मौके मिलेंगे कि आप लोग प्रॉफिट लेवल में आगे बढ़ेंगे, कई बार ऐसा डर भी होता है कि आप लोग नीचे भी जा सकते हैं, मीन्स आपका लॉस भी हो सकता है। डेवलपमेंट इन द जनरल इन्वायरमेंट चेंज कंपेरेटिव बेटर लाइन। जैसे हम जनरल इन्वायरमेंट में चलते हैं तो आपकी कंपटीशन बेटर लाइन जो है वो भी चेंज होती चली जाती है। कोई कंपनी सिंगल है मोनोपोली, उसका तो लेवल चेंज होना नहीं है, वो तो प्रॉफिट बढ़ाती चली जाएगी। जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं या फिर परफेक्ट कंपटीशन में पहुंचते हैं, वही हो गया कि आपकी कंपनी में लाने वाले बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आपका सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वहां पे सबका कंपटीशन लेवल जो अलग अलग ही होता है। मैनी डेवलपमेंट इन द जनरल इन्वायरमेंट आज difficult to predict with any degree of accuracy while other are readily predictable। हम मान के चलें कि डिपार्टमेंट में किस कंपनी का प्रॉफिट लेवल कितना चेंज हुआ, ये कभी कोई फिक्स नहीं होता, ओनली प्रेडिक्टेबल लेवल होते हैं। आप लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि कंपनी को इतना प्रॉफिट, ये कंपनी इतना कमाएगी, हम लोग इतना कमाएंगे। हम लोग भी कई बार अपने ग्राफ रेडी करने बैठे तो प्रेडिक्शन बेस पे चलते हैं, आज हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, चेंजेस करेंगे तो इतना आगे जाके बढ़ जाएगा। प्रेडिक्शन है, जरूरी नहीं है कि वो सेम रिजल्ट्स आएंगे, कई बार डाउन में रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये थे इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंस। इन्वायरमेंट में उसके बाद आते हैं कि सिक्स्थ फोर्स क्या लिखे हैं इन्होंने, मार्केट मान लो कभी भी इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो कंपनी मार्केट के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी फोर्स होती हैं जिस बेस पे मार्केट का इन्वायरमेंट बना रहता है। 6 फोर्स उन्होंने बताई हैं, भी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट इंटरमीडिएट। मार्केट इंटरमीडिएट कौन होते हैं? मार्केट के बिचौले। जब तक ये मार्केट की किसी भी मार्केट को बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए उनके बिचौलों का होना जरूरी है। जब भी आपकी प्रोडक्ट सेल करते हैं आप डायरेक्ट नहीं सेल कर सकते। कोई कंपनी आएगी अपना प्रोडक्ट बनाएगी मार्केट में सेल करेगी, डायरेक्ट बोलोगे सेल कर देगी तो मुश्किल है। इंटरमीडिएट होना जरूरी है, आपके बीच में कोई ऐसे पर्सन होने चाहिए जो मार्केट में आपका काम समझा सके, उसी बेस पे मार्केट का इन्वायरमेंट टिका रहता है। अगर इंटरमीडिएट बेस्ट मिल गया आपको तो आपका मार्केट लाइन अच्छा बना रहेगा। मैं एग्जांपल बोलूँ, कोई प्रोडक्ट ऐसा ले लीजिए आप, पूरे लुधियाना में बिकता है, लुधियाना में सबसे ज्यादा किस एरिया में बिक रहा है, वो क्या होगा, वहाँ का इंटरमीडिएट डिपेंड होता है। कोई बंदा हो गया रिस्पॉन्स करने वाला अच्छा मिल गया आपको बिचौला, तो सबसे ज्यादा बिकवा देगा। कोई बंदा ऐसा हो तो मैंने पैसा लगाया बिके ना बिके मुझे क्या लेन देना नहीं है, मुझे तो अपना प्रॉफिट तक मतलब है, ऐसे काम भी कई बार कंपनी में चलता है। उसके बाद दूसरा इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी किसी मार्केट के लिए एक मेन फोर्स का काम करती है। जब किसी मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होंगी तो वहां पे इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि कंपनीज लगातार अपने पैसे से काम कर लेंगे, इनके कई बार पैसे की ज्यादा जरूरत भी पड़ जाती है, इमरजेंसी बेस पे नीड्स पड़ी पैसे की, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो सपोर्ट कर सके। मान लीजिए किसी कंपनी अपने शेयर बेचने हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प कर देती है, लोन की जरूरत है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करती है। अगर ये चीजें होंगी ही नहीं तो बिजनेस लगातार ऐसे चलते रहेंगे, हम कह नहीं सकते, अप एंड डाउन तो बिजनेस में आते ही हैं, तो ये भी एक इन्वायरमेंट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होना जरूरी है। थर्ड है स्ट्रेटजिक ग्रुप। स्ट्रेटजिक ग्रुप का मतलब क्या होगा, वो ऐसे ग्रुप जो पर्सन प्रोफेशनल होते हैं, जैसे मैं बोलूँ लॉयर्स हो गए या फिर कोई अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट पर्सन हो गए, जैसे सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, या फिर कोस्ट अकाउंटेंट में भी सीए आते हैं। अगर ये पर्सन होंगे नहीं, आपको कंसल्टेंट बेस पे काम ही नहीं करेंगे। जो कोई बंदा मार्केट में ऐसे स्ट्रेटजिक ग्रुप वाले पर्सन होंगे जो आपको कंसल्टेशन देते रहेंगे, तब तक बिजनेस अच्छे चलते रहते हैं।
अगर तो किसी की सलाह हमें मिलेगी नहीं, हम लोग बोलेंगे सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे, तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कंपनी आज के टाइम में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर क्यों बनाते हैं, इसलिए इसलिए बनाते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आएंगी तो उनकी भी सपोर्ट हमें मिल सके। उनको पे करने का बेनिफिट हम कब लेते हैं, जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ये चीज़ें होंगी नहीं मार्केट में, एनवायरमेंट हमेशा इफेक्ट होता चला जाएगा। फोर्थ है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब क्या है, अगर मार्केट में कभी भी गेनिंग की जरूरत हो, कंपटीशन एडवांटेज लेना हो, तो ऐसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मार्केट में होना जरूरी चाहिए। कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है ना, अप डाउन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, कई बार तो इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करने का बेनिफिट ज्यादा दिखता होता है, तो वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी मार्केट में होना चाहिए। गवर्नमेंट बेस्ड पे कोई स्कीम्स मिल रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। अगर गवर्नमेंट मीन्स आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होगा कि ऐसे पर्सन जो किसी ना किसी इन्वायरमेंट में आपको चेंजेस के लिए प्रमोट कर सकें। मैं एग्जांपल बोलूं कि आपको फोर्स कर सकें, कई बार लीड कर सकें, वो फोर्स भी आपके पास होनी चाहिए। कोई बंदा मान लो बिजनेस चलाने जा रहा है, बिजनेस चलाना उसका नॉलेज सिर्फ बीबीएस में स्टडी की, उसको बिजनेस के बारे में नॉलेज है। बिजनेस में बहुत सारे काम है, अकाउंट्स मेंटेन करना है, एचआर भी करना है, तो वो एचआर डिपार्टमेंट जो पर्सन आएंगे वो क्या आपके ड्राइविंग फोर्स है, ये होने भी जरूरी है। अकाउंटेंट्स का होना भी जरूरी है, सेफ्टी मैनेजमेंट वो सेफ्टी मैनेजर भी होना चाहिए, क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले वो भी ड्राइविंग फोर्स है। तो ये सभी पर्सन बिजनेस में होने चाहिए, तब जाके बिजनेस जो है प्रॉपर तरीके से चलता है। ये थी आपके पास 6 फोर्स, लेकिन बताइए उन्होंने 5 हैं, एक्चुअल में 6 फोर्स होती हैं जो बिजनेस में चलाने के लिए सब कुछ जरूरत पड़ती है। 6 हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है। जब तक किसी बिजनेस में गवर्नमेंट भी साथ में चलेंगी तो बिजनेस अच्छे बेस पे चलते हैं। अगर बस गवर्नमेंट नहीं है तो बिजनेस मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसे जगह में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि गवर्नमेंट खत्म हो जाती है किसी एरिया में। एग्जांपल बोलने की राष्ट्रपति राज लग गया, एग्जांपल बोलने कई बार शायद आपने सुना हो, हर एक स्टेट में सुनते हैं कहाँ पे बात, किसी में कांग्रेस है, किसी में बीजेपी, किसी में आम आदमी पार्टी। कई बार ऐसे कंडीशन आते हैं कि झगड़ा होने की वजह से उस टाइम के लिए गवर्नमेंट वहां पे खत्म हो जाती है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम्स कैसे, राष्ट्रपति को मैनेज करना होता है। एक्चुअल में वो चीज मैनेज नहीं हो पाती जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो तभी बोलते हैं कि गवर्नमेंट को होना भी जरूरी है। तो गवर्नमेंट होगी तो जो सपोर्टिव एक्टिविटीज हैं वो चलती रहती हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि गवर्नमेंट ही नहीं है, अभी गवर्नमेंट बनी ही नहीं है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। फिर अब हमारे पास आता है कि रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट। ये रिसेंट जो हमारे पास है इनको हम बिलीव करते हैं कि पिछले आने वाले सालों में क्या हुआ, इसके बारे में हिस्ट्री हमें याद रखनी पड़ेगी। वो अगर आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। काफी कुछ दिखाया पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में, उसमें महात्मा गांधी क्या कर किया है, या फिर जो हमारे पीछे मनमोहन सिंह है, वो कुछ हम चीजें लिख सकते हैं, बाकी चीजों को हम बिलीव करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं टेक्निक फॉर इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट को आपने स्कैन करना। इन्वायरमेंट स्कैन करने का मतलब होगा कि आप लोग किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आपकी बिजनेस चल रहा है, उसको कैसे स्कैन कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं भी क्या क्या चेंजेस आए हैं बिजनेस में। 3 तरीके से हम लोग जो है स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग के बारे में शायद आपके पास कहीं और पेज लिखा हो, क्योंकि इन्होंने क्लास चेंज की हुई, इसका टॉपिक अलग होता है। स्कैनिंग जो है 2-3 प्रकार। सबसे पहले एडहॉक स्कैनिंग, ADHOC, एडहॉक स्कैनिंग। एडहॉक स्कैनिंग का मतलब होता है कि जब एडहॉक, ADHOC, एडहॉक स्कैनिंग, HOC तक ही है, इसको बोलते हैं स्कैनिंग। जब बिजनेस में हमें जरूरत पड़ती है, मतलब साल में एक बार हम लोग स्कैनिंग करवाते हैं, कोई सीए बुला लिए, जैसे कोई आपने लॉयर्स बुला लिए, बिजनेस को चेक करवाया गया है, तो प्रॉफिट कितने सही दिखाए गए नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एडहॉक स्कैनिंग। एक होती है रेगुलर स्कैनिंग, जब बिजनेस में डेली बेस पे रिपोर्ट्स बनती रहती हैं और रिपोर्ट्स का सेग्रीगेशन जो इकट्ठा करके डाटा कंसल्टेट करके लास्ट में रिपोर्ट्स बनते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर स्कैनिंग। उसके बाद स्कैनिंग करने के अलग अलग टेक्निक्स इन्होंने बताई हैं कि जब भी स्कैनिंग करी जाएंगे तो कोई क्या चीजें देखी जाएंगी। सबसे पहले देखे जाएंगे इवेंट्स, कौन कौन से हमारे पास मौके हैं जिस चीज पे हम कुछ ना अलग अलग सेक्टर में काम कर सकते हैं। ट्रेंड्स, हमारे बिजनेस के एरिया में आगे बढ़ रहे हैं। इशू, हमारे बिजनेस के लिए कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम करंट में निकल के आ रही है। एक्सपेक्टेशन, हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, हम लोग कुछ ना कुछ सोच के बैठे होते हैं बिजनेस के लिए। ये सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में चेक किया जाता है। जब भी इन्वायरमेंट की एनालिसिस करने जाओगे तो आपको कौन कौन से काम करने होंगे। सबसे पहले कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करोगे किसी एक लेवल पे नहीं होगी। बहुत सारी कंपनी कहती है कि मुझे प्रॉफिट के ऊपर स्कैनिंग करनी है, तो प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। कोई कंपनी बोले कि हमें जो लॉस हो रहे हैं उसके लिए देखना है, तो लॉस किस बेस पे आ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी।
हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। जब आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लोगे तो कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस आपको यूज करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंपनी में जो आपके पास इंटेलिजेंस पर्सन हैं उन पर्सन को अपने साथ जोड़िए, तब जाके आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएंगे। उसके बाद स्पाइन का मतलब होगा कि बिजनेस को इन कंपटीशन लेवल में लेके आना है, तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमने यूज करनी है वो चीजें आपको देखनी होंगी। फिर डिसाइडिंग प्रायोरिटी, हम फिर वो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि जो चीजें हमने इन्फॉर्मेशन फाइंड की, जिन लोगों से फाइंड की हैं कि उनके एरिया में बेनिफिट हो सकते हैं, जो अल्टरनेटिव आपके पास निकल के आए हैं, उनमें से किसको अपने साथ जोड़ना है उसको बोलते हैं हम लोग इन्वायरमेंट में सेटअप करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जब भी किसी इन्वायरमेंट को आप एनालिसिस करने जाओगे तो आपके पास 4-5 प्रकार क्वेश्चन आते हैं जिस बेस पे आप इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास आएगा, मैं वैसे आपकी बुक में है, अकेले को डिफाइन कर रहा हूँ, सबोट एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपके पेपर में आ सकता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग में, इसको डिफाइन कीजिए सबोट को। सबोट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। ये किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है उसको डिफाइन करना होगा। जब भी किसी कंपनी के आप इन्वायरमेंट को स्कैन करने चल रहे हो, इसमें सभी चीजों को दिखाया जाता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया अभी, कंपनी की पर कैपिटल इनकम, कंपनी का मेन बिजनेस, कंपनी में ह्यूज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, कंपनी की स्टेबल इकोनॉमी, कंपनी का जीडीपी कितना हिस्सा चल रहा है, कंपनी की ग्रोथ सेक्टर कितना है, वो सब कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ में दिखाया जाता है। मीन्स कंपनी इन लेवल्स में सबसे आगे है। कंपनी की वीकनेस का मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आइडल टाइम, लो प्रोडक्टिविटी, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेवल ऑफ मैकेनिज्म लो लेवल, लो लिटरेसी रेट्स, लो लिटरेसी समझो मीन्स अनपढ़ लोग सबसे ज्यादा है, तो वो वीकनेस में भी आ जाते हैं। वो वीकनेस होती है कंपनी से भी, लोग भी हमारे पास काम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कितनी कंपनी को अपॉर्चुनिटीज है, मीन्स प्राइवेट फर्म्स को अपने से मिलाना, प्राइवेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाना, आईटी सेक्टर में काम करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ना, एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना, ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है एनआरआई में कंप्लीट करना, एनआरआई से इन्वेस्टमेंट करवाना। ये किसी भी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि कंपनी ये काम भी अपनी कंपनी में करवा सकती है। उनके बेनिफिट्स हैं ये, अगर चाहें तो उनके पास आज उनका नेम एंड फेम ऐसा बना हुआ है कि इन सेक्टर से काम करवाना चाहे तो वो उन सेक्टर में काम भी करवा सकती है। फिर आते हैं थ्रेट, स्कैनिंग आ गई। उसके बाद आते हैं थ्रेट। थ्रेट होता है कंपनी को किन किन चीजों के थ्रेट होते हैं, थ्रेट किन किन चीजों से डर होते हैं। हाई फिजिकल डेफिसिट सबसे ज्यादा डर होता है। फिजिकल डेफिसिट मीन्स अगर गवर्नमेंट ने फिजिकल बजट दिखाती है, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें कंपनी के लिए डर होती हैं। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी में अगर चेंजेस आएंगे ये भी कंपनी को डर होगा। ग्रोइंग इम्पोर्टेंट बिल, अगर आपके इम्पोर्ट बिल बढ़ते चले जाएंगे, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो तो कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब बाहर से सारा सामान मंगवाओगे तो कंपनी के ऊपर क्या आता है, भाड़ा नहीं पड़ते चले जाते हैं। उसके अलावा कंपनी की इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी है तो एक और आता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग में, इन्वायरमेंट स्लैप्स आता है, नहीं स्लैप नहीं पेस्चल। कंपनी की इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी है, स्लैप स्वॉट के बाद आप पेस्चल कर सकते हो। पेस्चल में पॉलिटिकल, ई में इकोनॉमिकल, एस में सोशोलॉजिकल, ई में टेक्नोलॉजिकल, ली में लीगल, ई में इकोलॉजिकल। कंपनी को पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट कौन से चल रही है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बना के बैठे हुए हैं। सोशोलॉजिकल इकोनॉमिकल, गवर्नमेंट जो बिजनेस चल रहा है उसका जीडीपी में कितना बेनिफिट्स है, इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन है या फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, इन चीजों को भी देखना पड़ता है। सोशोलॉजिकल, जो कंपनी जहाँ पर बिजनेस चल रहे हैं वहाँ पे सोशल लाइफ, लोगों की बिलीव्स कैसे हैं, लोग कैसे सोचते हैं बिजनेस के बारे में, लोगों की सोच क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे कितने अनपढ़ हैं, वो सब कुछ देखा जाएगा। टी में टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल लेवल कितना बेस पे चल रहा है, अगर टेक्नोलॉजी में सीजन तो बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, आईटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चल रहे हैं नहीं चल रहे, इन चीजों को देखा जाएगा। ली में लीगल, एल का मतलब है लीगल का मतलब है कि लीगल लेवल कैसा है हमारी इकोनॉमी में, कौन से बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस सिस्टम चल रहे हैं, कौन से सर्टिफिकेट बिजनेस के लिए चाहिए, कितने टाइम में अप्रूवल मिलती है, कितनी विंडोज के ऊपर काम करना पड़ता है बिजनेस का लाइसेंस लेने के लिए, वो सब कुछ इसमें देखा जाएगा। प्लस लीगल फ्रेम में टैक्स कैसे है बिजनेस के लिए, कितने % टैक्स देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स फ्री भी चलता है, यहाँ 15 साल टैक्स नहीं देना पड़ता कंपनी को, सब कुछ देखा जाएगा। इकोलॉजिकल आ जाएगी, कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, किस बेस पे अपनी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है, वो सब कुछ आपके स्पेशल में कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ में आता है
सेलेक्ट वही कंडीशंस, एस से सोशलिज्म, एल से लीगल, ई से इकोलॉजिकल, पी से पॉलिटिकल, टी से टेक्नोलॉजिकल। कंपनी अपने एनवायरमेंट को कोशिश कर सकते हैं पैशन से भी, सेलेक्ट से भी और स्वॉट से। मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको आने वाला है मैक्रो एनवायरमेंट करेंगे तो आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस में आपको लिखना होता है कंपनी के स्ट्रेंथ, वो पॉइंट्स लिखे हुए आपके बुक में, थ्रेट्स क्या है वो भी लिखे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या है वो भी आपके पास लिखी हुई है और वीकनेस भी लिखी हुई है। मेथड आपके पास जो हम लोग ढूंढ रहे थे वो आपके पास मिल रहा है, एडहॉक स्कैनिंग। कंपनी जब कभी भी कोई रुकावटें आती हैं वो भी लिखा है। जब कंपनी में कोई क्रिसिस आएंगे, पेज नंबर 19 पे लिखी हुई है तीनों। मेथड ऑफ स्कैनिंग बिजनेस, एडहॉक के लिए मैंने लिखा है कि साल में एक आधी बार करवाते हैं। कब करवाते हैं? जब बिजनेस में किसी प्रकार की कोई क्रिसिस रुकावटें आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम किसी सीए को बुला के स्कैनिंग करवा लेते हैं, हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। रेगुलर हो गया कि कंपनी डे टू डे स्टडी करते चले जाते हैं अपने बिजनेस के बारे में। कंटिन्यू स्कैनिंग हो गया कि हम लगातार बिजनेस की स्कैनिंग करते हैं, जब हमें नहीं देखते भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तब स्कैनिंग करेंगे। लगातार हर साल काम करते चले जाएंगे, उस बेस पे भी हमें लगता है कि प्रॉफिट लेवल हम मेंटेन रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस ना आए, उसके लिए स्कैनिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू स्कैनिंग। तो 3 प्रकार की स्कैनिंग था, ये 2 मैंने आपको लिखा दी थी, एक लास्ट में कंटिन्यू स्कैनिंग भी आपके पास है। ये था आपका टॉपिक जो हुआ खत्म फर्स्ट इन्वायरमेंट वाला। इंडियन इन्वायरमेंट क्या है, उसमें 3 प्रकार का इन्वायरमेंट, माइक्रो, मैक्रो और कौन कौन सा पढ़ा था हमने, इंटरनल, एक्सटर्नल और कंपटीशन। इंटरनल क्या हो गया विद इन कंपनी का, एक्सटर्नल क्या हो गया मैक्रो एनवायरमेंट। कंपटीटिव एडवांटेज वाला कौन सा है, माइक्रो। जब इन तीनों एनवायरमेंट को आपने कोई स्टडी करनी है तो एनालिसिस करने के तरीके हमारे पास 3 बता दिए गए, स्कैनिंग, एडहॉक, रेगुलर, जिसको हम रेगुलर बोलते हैं, एक होती है कंटिन्यू। उसके बाद आते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिस बेस पे स्कैनिंग होती है, मीन्स किस बेस पे दे सकते हो आप लोग। कंसेप्ट कौन कौन से हमने पढ़े, स्वॉट, पेस्टल और स्लैब। ये 3 है जिस बेस पे किसी भी कंपनी की स्कैनिंग हो सकती है। या फिर आपको पूछ सकते हैं स्कैनिंग करने के बेनिफिट, हमने पीछे इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। इन्वायरमेंट जो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, इन्वायरमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस पर इम्पैक्ट जो है फ्यूचर में जाके ही पता लगेगा। वो सब कुछ आपके इम्पोर्टेंस पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आता है इन्वायरमेंट के। 10 नंबर की क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर में आपको कोई एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आने ही वाला है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस नॉलेज, हाँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आ सकता है आपको। मतलब ये 3 पॉइंट के इंटरनल नॉलेज, मैक्रो नॉलेज, आपको ये पूछेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट को डिफाइन कीजिए, तो आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डिफाइन करना होगा। 3 दिखाने होंगे, मतलब 3 प्रकार के और एग्जांपल। अभी मान लो तीनों को डिफाइन करना है सिंपल बेस पे, इसके लिए काफी बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरनल के 2-3 पॉइंट, एक्सटर्नल में क्या क्या चीजें होती हैं, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सब कुछ लिख देना फटाफट। और जो कंपटीशन लेवल पे माइक्रो एनवायरमेंट विद थ्रेट, ये चीजों का सेट होता है। माइक्रो में यही पढ़ाना कि थ्रेट ऑफ कंपटीटर्स, बार्गेनिंग पावर, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर, बायर्स की, न्यू एंट्रेंस की, गवर्नमेंट की बेस पे, यही थ्रेट होते हैं बस। तो वो आप 2 पेज के ऊपर इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं।